चंपानगर गांव में यशोदा अपने पति शंभू और दो बेटे जय और किशन के साथ रहा करती थी। शंभू हर मौसम के अनुसार अपने ठेले पर चीजें इत्यादि बेचकर अपने परिवार का पेट पालक करता था। पूरा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रहा करता था। अब समय के साथ उसके दोनों बेटे बड़े हो गए थे। अरे सूरज सर पर आ गया है और इन दोनों को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जय, किशन, उठो, देखो सवेरा हो गया है। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, अब जाकर तो अच्छी नींद आ रही है। अरे लेकिन देखो दोपहर हो गई है, सूरज सर पर आ गया है, उठो और नाश्ता कर लो। माँ इतनी ठंड थी रात को और खिड़की भी टूटी पड़ी थी, जिसकी वजह से हवा भी घर के अंदर आ रही थी, जिस कारण से हम पूरी रात सो नहीं सके। अब सूरज सर पर आया है तो थोड़ी सी गर्माहट हुई है, इसलिए हमें तो अच्छी नींद आ रही है ना। प्लीज हमें सोने दो। अच्छा ठीक है, फिर जो सबसे देर में उठेगा उसे गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। ये सुनते हुए दोनों भाई एक झटके में उठते हैं और बाथरूम की तरफ भागते हैं। ये देखकर यशोदा हंसने लगती है। यशोदा अपने दोनों बेटे जय और किशन से बड़ा प्यार करती थी। बड़ा बेटा जय खेती में काम करता था, तो वहीं छोटा बेटा किशन थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण से किसी कारखाने में लिखा पढ़ी का काम कर लिया करता था। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। कुछ देर बाद, माँ मैं खेतों पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? हाँ माँ, और मुझे भी मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। हे भगवान, बातें जरा सुनो इनकी। ले देकर तो एक ही कमरा है इस घर में और उसमें भी इनकी चीजें खो रही है। अरे बदमाशों, बात ऐसी करो जो हजम हो जाए। यशोदा की बात सही थी। उसका पति शंभू ठंड के मौसम में गाजर का हलवा बेचा करता था। परिवार बड़ा था तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। वहीं यशोदा को ये उम्मीद थी कि उसका छोटा बेटा थोड़ा पढ़ा था तो उसे कहीं शहर में गांव से बेहतर नौकरी मिल जाएगी, जिससे वो घर की स्थिति को सुधारेगा। लेकिन शायद यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शंभू भागा भागा घर आया और फिर, अरे यशोदा, गजब हो गया। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे वो जो हरिया भाई साहब है ना, उनका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और हमें फौरन उनसे मिलने जाना होगा। हरिया शंभू का बचपन का दोस्त था और वो उसके पास वाले गांव में ही रहा करता था। एक समय था जब हरिया और शंभू एक साथ व्यापार किया करते थे, लेकिन अब स्थिति अलग होने की वजह से दोनों ही अपना अपना अलग व्यवसाय कर रहे थे। शंभू फौरन ही हरिया से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ वहां जाता है। शंभू जैसे ही हरिया से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वहीं हरिया फूट फूट कर रोने लगता है। शंभू, अब मैं नहीं बचूंगा। शंभू, तुम तो दोस्त हो, एक मुझ पे एहसान कर दे मेरे भाई, तू तो मेरा दोस्त है ना। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है भाई। मेरी दोनों बेटियों का मेरे बिना अनाथ हो जाएगी भाई। मेरी दो ही बेटियां हैं। अगर तुझे ठीक लगे तो एक बात कहूँ, तू ना अपने दोनों बेटों से उनकी शादी करा दे और उन्हें यहाँ से ले जा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे मरते हुए मेरी बेटियां मुझे देखे। ये मेरी आखिरी इच्छा है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे मेरे भाई। दोस्त की बात सुनकर शंभू अब सोच में पड़ गया था। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अब उसने आओ देखा न ताओ और अपने दोनों बेटों जय और किशन की शादी हरिया की बेटी राधा और नैना से कर दी। दोनों ही बहनें बड़े ही शांत स्वभाव की और संस्कारी थी। और फिर शादी के बाद, क्या हुआ यशोदा, तुम परेशान सी दिख रही हो? परेशानी की बात तो है ही जी। आपने तो अपने दोस्त को दिया हुआ वचन निभा दिया, पर हमें इतना वक्त तो देते कि हम दोनों के लिए कुछ इंतजाम कर पाते। अब एक कमरा है और एक बैठने का कक्ष और दो बहू है घर में। जरा बताइए तो सही, वो अब कहाँ रहेगी, कहाँ सोएंगे? और आज तो उनकी शादी की पहली रात है। बेचारी वो दोनों अपने गृहस्थी कैसे शुरू करेगी? उधर यही सवाल दोनों बहुओं को भी परेशान कर रहा था कि अब वो दोनों कहाँ सोएंगी, अपने अपने पतियों के साथ वो कैसे एकांत में समय व्यतीत कर पाएंगी। यशोदा और शंभू को भी अभी कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी बड़े बेटे जय ने आकर कहा, माँ आप पिताजी को दोष मत दीजिए, वो मजबूर थे। मेरे पास एक तरीका है। एक काम कीजिए, आप बैठक में आप दोनों आराम कीजिए और मैं और किशन अंदर की स्थिति को संभालते हैं। ठीक है, लेकिन आज की रात तो हम काट लेंगे बेटा। लेकिन वो मेहमान नहीं है जो कल चली जाएगी।
वो इस घर की बहुएं हैं और उन्हें पूरा हक है अपनी शादी के पहले रात को अपने पतियों के साथ रहने का। यशोदा की बातें 100% सही थी, लेकिन यहाँ सवाल था कि दोनों जोड़े आखिरकार अपनी अपनी सुहाग रात कैसे मनाएंगे। उदास जय और किशन कमरे में आ जाते हैं जहाँ दोनों बहुएं सोच में डूबी थी। फिर किशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक ही कमरा है और हम लोग 4 सदस्य कैसे करेंगे और क्या करेंगे। भैया मुझे भी कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है, मतलब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अभी जय और किशन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी राधा बीच में बोलती है। जी, मेरे पास एक उपाय है, बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी, मैं ये कह रही थी कि मैं और आप ऊपर तान पर सो जाते हैं और नीचे देवर जी और नैना सो जाएंगे। हाँ दीदी, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप ऊपर चढ़ेंगी कैसे? मैं काम करता हूँ, बाहर से सीढ़ी लेकर आता हूँ और उसके सहारे आप दोनों ऊपर चढ़ जाइएगा। फिर क्या था, किशन बाहर से सीढ़ी लेकर आता है जिसके सहारे जेठ जेठानी ऊपर तान पर चढ़ जाते हैं। और फिर राधा जी, आपको तो पता ही है ना कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई है, इसलिए ना मैं मतलब सुहाग रात पर कोई भी महंगी चीज कोई उपहार नहीं दे पाया आपको। बस मैं आपके लिए ना ये चांदी की छोटी सी अंगूठी लेकर आया हूँ। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप जैसा अच्छा जीवन साथी मुझे मिला है, मुझे अब ऊपर वाले से और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही जन्मों जन्म तक आप मेरे साथ रहिएगा, बस मेरी यही इच्छा है। जहाँ जेठ और जेठानी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, वहीं नीचे किशन और नैना भी अपने प्यार के समंदर में गोते लगा रहे होते हैं। नैना जी, आपके नाम की तरह आपकी आंखें भी बड़ी कातिलाना है। मन करता है कि मैं इन्हीं झील सी आंखों में डूब जाऊं। तो आपको मना किसने किया है? डूब जाइए। हाँ हाँ, डूब जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देखिए कि आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, पायल! आपको कैसे पता कि मुझे पायल बहुत पसंद है? नैना जी, हमने आपसे शादी की है तो आपकी पसंद और नापसंद के बारे में तो हमें मालूम ही होगा। किशन के इस तरह से कहने पर नैना प्यार भरी मुस्कान के साथ शर्मा जाती है और इस तरह से ठंड में ऊपर जेठानी और नीचे देवरानी अपनी सुहागरात मनाते हैं। और इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है जहां दोनों बहनें सुबह उठकर पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पहली रसोई की रस्म में सबके लिए गाजर का हलवा बनाती हैं। अरे वाह, हलवा तो काफी स्वादिष्ट है। हाँ, सच में? हाँ, पर माँ से ज्यादा अच्छी नहीं बनी है। हाँ किशन, सही कह रहा है तू। बस भी करो, मेरी बहुओं का कान मत खींचो तुम दोनों। आजकल बड़े शरारती हो गए हो। तुम दोनों को जब देखो तो मैं शरारत ही सूझती है। ठीक है माँ, ठीक है, हम तेरी बहुओं से कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जिसके बाद किशन अपनी कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है, वहीं जय खेतों में और शंभू अपना ठेला लेकर गाजर का हलवा बेचने के लिए चला जाता है। वहीं यशोदा अपनी बहुओं से कहती है, राधा और नैना बहू, मैं जानती हूँ कि एक कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल होगा तुम दोनों के लिए, लेकिन तुम दोनों तो जानती हो कि अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ माँ जी, हमने एक कमरे में एक साथ रहने का जुगाड़ निकाल लिया है। क्या? वो कैसे बहू? वो ऐसे माँ जी। जिसके बाद राधा और नैना कल रात की गई जुगाड़ के बारे में अपनी सास को बताती है। जिसके बाद यशोदा कहती है, मेरी दोनों बहुएं जुगाड़ू और गुणवान हैं। वो हर मुश्किल परिस्थिति को भी आसान बना देंगी, इसकी मुझे पूर्णतः आश्वासन हो गया है। फिर क्या था, ऐसे ही दिन बीतते हैं और समय के साथ उनकी परिस्थितियां भी बदलती है। शंभू, जय और किशन तीनों ही दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरी जगह पर 3 कमरों वाला घर बनवाते हैं और इस तरह से उनकी जिंदगी एक सही राह पर आ जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनन्या बेटा, आज मैं और तेरे ससुर जी तेरे ही यहाँ खाना पीना करेंगे। ठीक है माँ? अरे नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस को खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। अब माँ बाबा के खाने में उन्हें डालना पड़ेगा। मैं तो बुरी फंसी। किस सोच में पड़ गई बहू? कुछ नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि आज रात को क्या बनाऊं। मैं जाकर तैयारी करती हूँ। अनन्या ऐसा बोलकर अपने कमरे में आ गई
जो कि हेमा के कमरे से अलग था। अनन्या और गीता दो हेमा की बहुएं थी। वो सभी शहर के एक महंगे अपार्टमेंट में रहते थे, जिसमें देवरानी, जेठानी और सास तीनों का ही कमरा अलग अलग था। हेमा आज अपनी बड़ी बहू के यहाँ पर खाना खाने जाने वाली थी, क्योंकि उसे गीता पसंद नहीं थी। लेकिन अनन्या को तो हेमा का आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मेरी तो अनन्या बहू ही अच्छी है। कम से कम उसे शहरी चीजों की समझ तो है। अनुराग को तो ना जाने उस गांव वाली में ऐसा क्या दिख गया जो वो उसे घर ही ले आया। लेकिन जो भी हो, उस लड़की को कभी मैं पूरी तरह अपनी बहू नहीं मान पाऊंगी। हेमा खुद से ही ऐसे बातें करने लगी तो वहीं दूसरी तरफ ये मेरी बुढ़िया सास भी ना, लगता है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। एक तो मेरे पति की सैलरी इतनी कम है, ऊपर से आए दिन मेरे दोनों सास ससुर मुफ्त की रोटी तोड़ने चले आते हैं। इन इतने कम पैसों में मेरी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है और इनको भी देखना पड़ता है। जो भी हो, आज मैं इनके लिए कुछ खास नहीं बनाऊंगी। जो भी कल का खाना बचा हुआ है वही सबको खाना होगा। अनन्या कभी भी अपने परिवार को खिलाने से खुश नहीं होती थी। वो मुंह पर तो ऐसे दिखाती थी कि जैसे उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असलियत तो अकेले में ही सामने आती है। तो ये था शहरी बहू का नेचर। चलिए अब चलते हैं गांव की सुखी देवरानी के पास। अरे, नमक तो है ही नहीं। कोई नहीं, मैं भी अनुराग जी को बता देती हूँ, वो नमक लेते आएंगे। कई दिन हो गए माँ जी को हमारे घर आए हुए। मैं जानती हूँ जेठानी जी अमीर है ना, और वो शहरी भी है, इसलिए माँ जी उन्हें ज़्यादा पसंद करती हैं। कोई बात नहीं, आज मैं दाल तड़का बनाऊंगी तो खुद ही थोड़ी दाल माँ जी को भी दे आऊंगी। ये था गांव की देवरानी का सच। सिर्फ दाल में ही गुजारा करके वो खुश थी और उसे बांटने को भी तैयार थी। शाम के वक्त गीता ने दाल बनाई और अपनी सास के पास लेकर गई। नमस्ते माँ बाबा। क्यों आई है? माँ जी, ये दाल तड़का लाई थी। अच्छा, यहीं रख दे। अब तो इसे कल को ही खाएंगे। आज तो हमारी अनन्या के घर खाना है हमें। अच्छा माँ जी, बाबा जी, कभी मेरे यहाँ भी अपने पाँव लेकर आ जाना। हाँ हाँ, देखेंगे। हेमा ने ऐसा बोलकर गीता को वापस भेज दिया। गीता मिलनसार बहू थी जो मेहमानों को भगवान समझती थी, लेकिन सिर्फ गांव की ही होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वहीं शहरी जेठानी चंट और चालाक थी। वो अपना दुख और अलकासाहट कभी दिखाती नहीं थी, लेकिन उसे घर में किसी का भी आना जाना पसंद नहीं था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज अनन्या अपने पति से लड़ रही होती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ मोहित जी। आज के दौर में हर कोई अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। मेरी सहेलियां दूर दूर घूमने जाती है, महंगा महंगा सामान खरीदती है और फिर मुझे जलाती हैं। मैं भी महंगी चीजें खरीदना चाहती हूँ, घूमने जाना चाहती हूँ। अनन्या, तुम्हारी सहेलियां बड़े बिजनेसमैन की पत्नियां हैं। मैं इतना अमीर नहीं हूं जो तुम्हारे ऐसे शौकों को पूरा कर सके। मैं जितना कमा रहा हूं तुम उसमें खुश क्यों नहीं होती हो? आप कमाते ही क्या हो जो मैं उनसे खुश रहूं? इतनी छोटी सी तो सैलरी है आपकी, उसमें भी आए दिन आपकी माँ बहन घर आती रहती है। मैं तो थक गई हूँ अब इस सब से। हे भगवान! देखो अनन्या, मेरी सैलरी को छोटा कहने से पहले एक बात ये सोच कर देखो कि मैं उसे कमाता कैसे हूं। और दूसरी बात ये कि मेरी सैलरी पर जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही मेरी माँ और बहन का भी है और बाबा का भी। इसलिए तुम्हें ऐसे दुखी रहने की जरूरत नहीं है। मोहित से अक्सर अनन्या की लड़ाइयां होती रहती थी, क्योंकि अनन्या उसे अपना असली रूप दिखाते रहती थी। मोहित की बातें सुनकर अनन्या को रोना आ जाता है और वो रोते हुए बोलती है। अब मुझ पर क्यों चिल्लाए मोहित जी? अरे, अगर मैंने आपको अपनी फरमाइशों और शिकायतों के बारे में बताया तो अब मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। अरे अरे अनन्या, चुप हो जाओ यार, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तो बस बस जाइए, आप भी मुझे नहीं समझते हैं। गलत कहते हैं लोग कि पति अपना होता है। बाबा, माँ रो रही है। माँ क्यों रो रही है? अनन्या, शांत हो जाओ। देखो, रीमा खेल कर आ गई है। वो तुम्हें रोता हुआ देखेगी तो उसके दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना, प्लीज। पढ़ने दीजिए, ये मेरी बेटी है, अपनी माँ का दर्द बांटेगी। आप तो बस मुझे रुला ही सकते हो। अनन्या ऐसा ही बोल बोल कर रोने लगी। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अरे नहीं, राशन तो खत्म होने वाला है और अभी तो अनुराग जी की तनख्वाह मिलने में भी समय है। आज सासू माँ और बाबा आ रहे हैं,
मुझे ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना होगा जिससे सभी का मन भी खुश हो जाए और मेरा राशन भी 1 हफ्ते तक चल जाए। गीता हिसाब लगाने लगी कि किस तरह वो कम खर्च में सभी को खुश कर सकती है। गीता के पति का काम मोहित जितना अच्छा नहीं था, वो कम ही कमाता था, लेकिन गीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं की थी। गीता के सास ससुर आज उसी के यहाँ पर खाना खाने आने वाले थे, इसलिए उसने उनको खुश करने के लिए खाना बनाया था। पहले गीता ने सभी के लिए पूरी और सब्जी बनाई थी और थोड़े से चावल भी, जिससे उसका आटा भी कम खर्च हुआ और चावल भी, और उसने ये सब कम मात्रा में ही बनाया। जब ये सब बन गया तो उसने दूध से रबड़ीदार खीर बना दी, जिससे कि खाना भी काफी ज्यादा हो गया और गीता का राशन भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी और रबड़ीदार खीर बनी है। आज तो माँ बाबा मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। गीता काफी ज्यादा खुश थी। कुछ ही देर के बाद उसके सास ससुर घर पर आ गए और गीता उनकी सेवा में लग गई। उसने सभी काम अच्छे से किए, लेकिन फिर भी उसके सास ससुर ने उसे अनन्या का ताना दे दिया। बहुत सारा घर तूने फैलाया हुआ है। अगर आज मैं अनन्या के यहाँ जाती ना, तो उसका घर मुझे शीशे की तरह चमकता हुआ मिलता। हेमा की बात पर गीता कुछ नहीं बोल पाई। हेमा वहां से खा पी कर चली जाती है, जिसके बाद गीता ने सब कुछ साफ कर दिया। माँ बाबा जी को मैं आज भी इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। गीता ने ऐसे बोलकर खुद को समझा लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अनन्या के सपने बहुत थे और साथ ही शौक भी ऊंचे ऊंचे थे, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रहती थी। वहीं गीता के पास जो भी था, जितना भी था, उसी में वो गुजारा कर लेती थी। ऐसे ही सब कुछ सही से चल रहा था कि एक रोज हेमा ने अपनी बेटी साक्षी के साथ अनन्या के घर जाने की खबर भिजवाई। अनन्या ने किसी और चीज के लिए पैसों को बचाया था, जिसकी वजह से अपनी सास और ननद के आने की खबर सुनकर वो भड़क गई और अल पल बकने लगी। जब जिसका दिल करता है मुंह उठाकर चला आता है। बस मैं क्या इन्हीं लोगों की खातिरदारी में लगी रहूं? देखो मोहित जी, आप अपनी माँ से कह दो कि मेरे यहाँ ना आए बस। मोहित को कहने की जरूरत नहीं है, हमने सुन लिया है। अनन्या ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे उसकी सास और ननद खड़ी हुई थी। माँ जी, ननन जी, आप दोनों कब से यहाँ हो? जब से आप अपनी सच्चाई को उगल रही हो। वैसे भाभी, मैं तो आपको अमेरिका से लाए हुए गिफ्ट देने आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये आपको देना चाहिए। सही कहा, ऐसे दोगले लोगों से तो दूर ही रहा जाए, वही अच्छा है। बहू, कमरे तो हमारे अलग ही हैं। अब से तुमसे नाता भी मैं खत्म करती हूँ। तू रह अपनी जिंदगी में खुश। चल साक्षी। हेमा साक्षी को लेकर वहां से चली जाती है। अनन्या, तुम्हारी बातों ने आज मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। मोहित भी ऐसा बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेमा और साक्षी गुस्से में अपने घर बैठी हुई थी। गीता ने भी उनकी आवाज सुनी थी, इसलिए वो उसके पास आई और बोली, माँ जी, ननन जी, बुरा ना मानो तो आप आज मेरे घर आ जाइए, मैंने भी खाना बनाया है। गीता की बात सुनकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती है। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि कौन अपना है और कौन पराया। उसी दिन हेमा ने गीता को अपना लिया और उसी के घर पर गई। अब गीता को अपना हक मिल चुका था और अनन्या को उसका सबक। अनन्या ने भी सभी से माफी मांग ली और सभी मिलजुल कर रहने लगे।